अगली सुबह ध्वनि सोफे पर बैठी होती है। घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उसकी नजर कहीं टिकी हुई है, लेकिन उसका मन लगातार उस बातचीत को दोहरा रहा है जो उसने ऋषभ से की थी। वह हम दोनों से एक साथ क्यों मिलना चाहता है? क्या वह पापा का दुश्मन है या कोई बहुत करीबी दोस्त? अगर वह इतना कुछ जानता है तो उसने अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? कहीं वह जानबूझकर मेरी और मेरे भाई की जिंदगी बिगाड़ने की साजिश तो नहीं कर रहा? सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा है। पापा की मौत के बाद से भरोसा करना सबसे मुश्किल हो गया है। अब यह समझना लगभग नामुमकिन हो गया है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ। तभी ध्वनि का फोन वाइब्रेट करता है। मैसेज यह दीप्ति जैन का है। मुझे एक लीड मिली है। ध्वनि मैसेज पढ़ती है। अंदर कहीं हलचल होती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और सामान्य उत्साह दिखाते हुए जवाब देती है। सच में? तुम्हें लीड मिल गई? दीप्ति तुरंत जवाब देती है। वह बताती है कि अब जांच के लिए मुंबई जाना जरूरी है। केदार को बचपन से जानने वाले लोगों से बात करनी होगी। अगर उसकी मौत की सच्चाई जाननी है तो शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करनी होगी। वह एक स्कूल का नाम लेती है, सरस्वती विद्यालय। ध्वनि सन्न रह जाती है। कुछ पल बाद वह लिखती है, तुम्हें इस स्कूल के बारे में कैसे पता चला? दीप्ति बताती है कि कोई अनजान व्यक्ति उसे लगातार मैसेज कर रहा है और केदार से जुड़ी जानकारियां दे रहा है। जब उसने उन जानकारियों को क्रॉस वेरीफाई किया तो सब कुछ 100% सही निकला। ध्वनि के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह सावधानी से जवाब देती है कि जानकारी काम की हो सकती है, लेकिन ऐसे अजनबियों से सतर्क रहना जरूरी है। दीप्ति उसे भरोसा दिलाती है कि वह सावधान रहेगी। फिर दीप्ति एक और सवाल पूछती है, क्या तुम एक हफ्ते के लिए फ्री हो? ध्वनि कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रहती है। एक हफ्ता, मुंबई और वो अतीत जो फिर से सामने आने वाला है। वह जवाब देती है कि वह एक हफ्ते के लिए फ्री है, लेकिन समस्या रुद्र है। उसे नहीं पता कि वह उसे क्या बहाना देगी। दीप्ति आत्मविश्वास से कहती है कि वह रुद्र से खुद बात कर लेगी। वह सुझाव देती है कि उसे बताया जाएगा कि ध्वनि अपनी कुछ महिला दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रही है। ऐसा कुछ जिसे रुद्र मना नहीं करेगा। ध्वनि धीरे धीरे मैसेज पढ़ती है। उसके मन में बेचैनी और गहरी हो जाती है। वह खुद से सोचती है कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यह सब किस दिशा में जा रहा है। बहुत ज्यादा संयोग है। बहुत ज्यादा अनजान लोग उसकी जिंदगी में अचानक शामिल हो रहे हैं। थककर वह फोन एक तरफ रख देती है और लेट जाती है, इस उम्मीद में कि नींद शायद उसके मन को शांत कर दे। जैसे ही वह आंखें बंद करती है, फोन फिर से वाइब्रेट करता है। एक नया मैसेज ऋषभ से। ध्वनि की आंखें एकदम खुल जाती हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब सवालों का बोझ और भारी लगने लगता है। अंधेरे में फोन की रोशनी चमकती है और वह ऋषभ का नाम घूरती रह जाती है। यहीं सीन कट हो जाता है। सीन 9 कहानी में एक अहम मोड़ लेकर आता है, जहां अलग अलग रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ध्वनि संदेह और जिज्ञासा के बीच फंसी हुई है। यह तय नहीं कर पा रही कि किस पर भरोसा किया जाए। दीप्ति की जांच अब मुंबई की ओर बढ़ती है, जो अनजाने में ध्वनि को उसके अपने अतीत के और करीब ले जा रही है। वहीं ऋषभ की अचानक वापसी यह साफ कर देती है कि केदार की मौत से जुड़े छुपे हुए सच अब ज्यादा देर तक दबे नहीं रहेंगे। सीन का अंत गहरे सस्पेंस पर होता है, जहां ध्वनि एक ऐसे सच के दरवाजे पर खड़ी है जो उसके पिता की मौत की कहानी और उसकी और रुद्र की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है।